A very good morning to respected Director Sir, Dr. Professor S.S. Chauhan, respected HOD Sir, Dr. Professor Arun Yadav, Professor Neha Gupta Ma'am, our Program Coordinator, Professor Swati Sachdeva Ma'am, our Alumni Coordinator, faculty, staff and students of BBDITL Lucknow. We welcome you to today's career-oriented interaction with alumni. Our alumni for today are Ms. Archita Bhatnagar and Mr. Samad Bansal. Ms. Archita Bhatnagar is a quality analyst at Russell Tech India Private Limited, Lucknow. She is also a classical Kathak dancer. Mr. Samad Bansal is a programmer analyst at Cognizant Gurgaon. Sir is also a guitarist and a footballer. Sir and ma'am, we welcome you and we are very keen to listen to you. A kind announcement for you all is that if the meeting ends in 40 minutes, please join with the same link. I would now like to invite Mr. Samad to share his talk to you about career and alumni. Thanks. Thank you so much, ma'am, for having me. Good morning to all the faculties present here and all the students. So I would like to start with the first topic which I'll take up is placements. तो वैसे मैं हिंदी में बात करूंगा क्योंकि मैं जानता हूँ ज्यादातर स्टूडेंट्स इंग्लिश में इंटरेस्टेड नहीं रहते, फिर वो अटेंड भी नहीं करते सेशन। तो प्लीज जो भी मैं बोलूँ स्टूडेंट्स, अपना कुछ क्वेश्चंस भी मैं रखूंगा तो कोशिश करना चैट में इंटरेक्ट करने की, उससे अच्छा रहेगा। तो सबसे मेजर टॉपिक सिर्फ 4th ईयर के लिए ही नहीं, फाइनल ईयर के लिए नहीं, बल्कि 2nd और 3rd ईयर के लिए भी रहता है प्लेसमेंट। अरविंद कुमार, कैन यू प्लीज म्यूट? थैंक यू। तो प्लेसमेंट्स ऐसा टॉपिक है तो जो सिर्फ फाइनल ईयर के नहीं बल्कि 2nd और 3rd ईयर के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। अगर अभी से तैयारी शुरू कर देंगे 2nd और 3rd ईयर के स्टूडेंट्स तो ही प्लेसमेंट में एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। और प्लेसमेंट एग्जाम्स में सबसे पहला जो फर्स्ट जो तुम्हारा स्टेज रहेगा वो रहेगा एप्टीट्यूड टेस्ट का। मैं अपना ही एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने 3rd ईयर में एप्टीट्यूड की पढ़ाई शुरू कर दी थी। एप्टीट्यूड में तुम्हारा बेसिक रहता है मैथ्स, तुम्हारे रीजनिंग के क्वेश्चंस, LRDI मतलब लॉजिकल रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन, ये सब क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर पहली स्टेज ही नहीं पार कर पाओगे, कोई भी कंपनी अगर आती है तो सबसे पहले तुम्हारा एक एप्टीट्यूड टेस्ट लेती है। कोई भी अच्छी कंपनी होगी, कोई भी MNC होगी, अगर एप्टीट्यूड टेस्ट ही नहीं क्लियर कर पाओगे तो तुम इंटरव्यू राउंड में बैठ ही नहीं पाओगे और ना ही तुम्हारा CV शॉर्टलिस्टिंग होगी। तो अगर एप्टीट्यूड पे तुम्हारा अच्छा कमांड है तो तुम इजीली टेस्ट क्लियर कर लोगे, बहुत इजी रहता है टेस्ट। और जितना एग्जाम क्रैक करना, जो एप्टीट्यूड टेस्ट क्रैक करना जरूरी है, उतना ही इंटरव्यू क्रैक करना भी जरूरी है। और इंटरव्यू क्रैक करने के लिए तुम्हें अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाना होगा, तुम्हें अपनी प्रोफाइल बिल्ड करनी होगी। सिर्फ मैकेनिकल में नॉलेज होने से तुम एक इंटरव्यू क्रैक नहीं कर सकते अगर तुम अच्छे से ड्रेसअप होके नहीं बैठते हो। क्योंकि जो मेजर के सभी इंटरव्यूज जो भी तुम्हारे रहेंगे वो 1-to-1 सेशन रहेंगे, या तो वो टेक्निकल इंटरव्यू होंगे या HR इंटरव्यू होंगे। और हो सकता है पैनल में 3-3 लोग भी बैठे हो। जब मेरा ऑन कैंपस ही कॉग्निजेंट में सिलेक्शन हुआ था, तो जब मेरा कॉग्निजेंट में इंटरव्यू हुआ था तो 3 लोग बैठे हुए थे पैनल में, 3-3 लोग थे। एक टेक्निकल इंटरव्यूअर था और 2 HR इंटरव्यूअर थे। तो अगर प्रोफाइल नहीं बिल्ड कर पाओगे, अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाओगे, अपने बारे में नहीं बता पाओगे, अपनी हॉबीज नहीं बताओगे, क्या तुमने किया है कॉलेज में 4 साल, तो बहुत मुश्किल रहेगा तुम्हारे लिए इंटरव्यू क्रैक करना। तो बहुत जरूरी है कि तुम पढ़ाई के साथ साथ अपनी एक पर्सनैलिटी भी बिल्ड करो। मेरे से बहुत क्वेश्चंस पूछे गए थे इंटरव्यू में, कुछ मेरे से ट्रिकी क्वेश्चंस भी पूछे गए थे। मैं 1 या 2 क्वेश्चंस तुम लोगों से पूछना चाहूंगा, क्या कोई आंसर करना चाहेगा? चैट में टाइप कर दो किसी को भी कोई क्वेश्चंस आंसर करना चाहता है तो। बहुत इजी क्वेश्चंस है, कोई ट्राई करिएगा बिल्कुल। हाँ, एक मैसेज आया है। और कोई? जरूरी नहीं है तुम आंसर करो, तुम कोशिश करना आंसर करने की। हाँ, ये अच्छा है, अब रिप्लाईज आया है, बहुत अच्छी बात है।
चलो मैं क्वेश्चन पुट अप करता हूँ, ट्राई करना। क्वेश्चन इंग्लिश में है, इंग्लिश में ना समझ आए तो मुझे चैट बॉक्स में लिख देना, मैं एक बार हिंदी में भी समझा दूंगा। ध्यान से सुनना क्वेश्चन। टू फादर एंड टू सन्स गो टू अ आइसक्रीम पार्लर टू बाय आइसक्रीम। Each of them have 50 rupees in hand. They all have to buy ice cream worth 50 rupees. But they can total buy ice cream of worth 150 rupees only. How will they buy it? मैं क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देता हूँ। Two father and two sons go to an ice cream parlor to buy ice cream. They all have 50 rupees in hand. All of them have to buy ice cream of 50 rupees. But in total they can buy the ice cream for only 150 rupees. How will they do it? किसी को हिंदी आंसर में आता आंसर है? कर सकते हैं? हाँ, मैं हिंदी में समझा देता हूँ। हिंदी में आंसर कर सकता हूँ? हाँ, हिंदी में आंसर कर सकते हो बिल्कुल। दो फादर दो सन, तो दादा की बात हो रही, पापा की बात हो रही है और आपकी खुद की बात हो रही है। जब आप अपने आप को देखेंगे तो आपके पापा, उसके बाद आपके पापा के पापा, दो पापा हो गए, और दादा हो गए, हाँ दादा के लड़के आपके पिताजी, और आपके हाँ पिताजी के लड़के आप, तो दो फादर दो सन हो गए। वो जब जाते हैं, 3 लोग रहते हैं, 150 की शॉपिंग कर सकते हैं, आइसक्रीम खरीद सकते हैं, हाँ तो तीनों को एक एकदम। एक मिल गई है। हाँ, आंसर एकदम सही है। जिसको आंसर ना समझ आया वो ऐसे है, मैंने बोला था टू फादर्स एंड टू सन। टू फादर एंड टू सन में 3 ही लोग हैं, एक ग्रैंडफादर, एक फादर और एक सन। टू फादर एंड टू सन इस हिसाब से हो जाएगा। जो टू फादर्स है वो एक हो गया ग्रैंडफादर और एक फादर, ये टू फादर्स हो गए। और जो टू सन्स होंगे वो होगा एक फादर और एक सन, क्योंकि ग्रैंडफादर के दोनों सन ही कहलाएंगे। इसी टाइप के क्वेश्चंस मोस्टली पूछे जाते हैं इंटरव्यूज में, और ये ट्रिकी क्वेश्चन था। जब मेरे से 4 क्वेश्चंस ऐसे पूछे गए थे, तो जब मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, मुझे मैक्सिमम 2 मिनट्स का टाइम दिया था सोचने के लिए। और इससे पहले मैं किसी ऐसे क्वेश्चन से, मतलब कभी मैंने ऐसे कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए थे। अच्छा लगा कि किसी ने आंसर किया। एक क्वेश्चन मैं और पूछता हूँ, ये थोड़ा ज्यादा ट्रिकी है। एक कमरे में एक लाइट बल्ब है, वो कमरे का दरवाजा बंद है, उसके बाहर, दरवाजे के बाहर 3 स्विचेस लगे हुए हैं। तुम देख नहीं सकते, जब तुम स्विच ऑन करते हो तो तुम देख नहीं सकते कमरे में कि वो लाइट बल्ब ऑन हुआ है या नहीं। तीनों स्विचेस को तुम कितनी बार भी ऑन ऑफ कर सकते हो, लेकिन तुम्हें कमरे में जाने का एक ही मौका मिलेगा बस। तो तुम कैसे बताओगे कि 3 में से कौन सा स्विच उस लाइट बल्ब को ऑन करता है? किसी को आंसर करना है? हाँ हाँ, रितेश बताओ। तो पहले मैं एक स्विच ऑन करूंगा, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि एक बार रिपीट करिए क्वेश्चन। नहीं, तीनों स्विचेस तुम कितनी कैन बार यू भी रिपीट ऑन द ऑफ कर क्वेश्चन सकते हो। ऑल्सो? जो तीनों स्विचेस है तुम वो कितनी बार भी ऑन ऑफ कर सकते हो, लेकिन तुम्हें कमरे में जाने का सिर्फ एक बार चांस मिलेगा। तो अब तुम कैसे बताओगे कि कौन सा स्विच उस बल्ब को ऑन करता है? तो फर्स्टली सर मैं एक स्विच को ऑन करूंगा, ठीक है, मैं कुछ देर बाहर हाँ वेट करूंगा। हाँ अगर मैं अंदर करा एंट्री लेता हूं, सर तीनों एक साथ दबा के अंदर चले जाएंगे। एक मिनट, पहले रितेश को आंसर करने दो, पहले रितेश को आंसर करने दो। या तो फर्स्ट ये तो पहले से दबा के अंदर जाए, अगर देखते हैं अगर स्विच लाइट जल रही है तो फिर फर्स्ट केस में हमारा निकल जाएगा। बाई चांस अगर लाइट नहीं जलती है, ठीक है, तो हम बाहर आते हैं, फिर मैं स्विच ऑन करूंगा और कुछ देर बाहर वेट करूंगा। कुछ देर बाद जब मैं वेट करूंगा और फिर एंट्री लेता हूँ बंद करके। अगर मैं बल्ब को टच करूंगा तो हीटर, तो लेकिन तुम वापस एंट्री नहीं ले सकते। तुम सिर्फ एक बार अंदर जा सकते हो। तुमने जैसा कहा कि तुम एक स्विच जला के अंदर चले जाओगे, नहीं ऑन होगा, बाहर आके देखोगे, लेकिन तुम फिर एंट्री ले ही नहीं सकते। तो तुम कैसे बताओगे कि जो 2 स्विचेस बचे हैं उनमें से कौन सा स्विच था बल्ब के लिए? सर क्वेश्चन फिर से तीनों रिपीट कर दीजिए। स्विचेस सर एक बार में ऑन करके चले जाएंगे। एक मिनट सब म्यूट हो जाए। सर मेरे को चैट में लिख दो जिसको रिप्लाई करना है, मैं एक एक का नाम बोल दूंगा, उससे तुम आंसर कर देना। नहीं सर, लंबा हो जाएगा सर। मैं लॉजिकल बोल रहा हूँ सर। हम कमरे लाइट ऑन करने के लिए, देखने के लिए कमरे के अंदर जाने की जरूरत ही नहीं है। हम बाहर से देख सकते हैं। हम दरवाजा खोल के नहीं जो नहीं, लाइट है उसको ऑन कर। तुम देख ही नहीं सकते। तुम्हारे पास कोई तरीका नहीं है तीनों स्विचेस ऑन करके लाइट बल्ब को देखने का। तुम ये समझ लो एक कबर्ड के अंदर है, चलो बल्ब। अब कबर्ड के अंदर से ना लाइट बाहर आएगी ना कुछ आएगी, तुम बस एक बार खोल के देख सकते हो कबर्ड। सर
बताओ बताओ अरविंद, आदर्श बताओ आदर्श। सर पहले हम फर्स्ट स्विच को ऑन करेंगे, कुछ समय वेट करेंगे, उसके बाद सर दूसरा स्विच ऑन करेंगे। अगर फिर हम जाएंगे, अगर बल्ब ऑन रहेगा तो मतलब दूसरा ही चांस है, नहीं तो अगर तीनों मतलब सर बल्ब तीनों हीट को रहे सर तीनों को सर ऑन करके अंदर जाए तो भी। एक मिनट नहीं पहले सर आदर्श को सर बताएं दो, आदर्श को बताएं दो पहले। सर दूसरे हाँ, बार जब स्विच ऑन करेंगे और हम एंट्री करेंगे, अगर बल्ब जलेगा तो दूसरा केस है, नहीं तो हाँ, सर पहला। और बल्ब अगर मतलब उसको टच करेंगे हीट रहेगा तो पहला केस रहेगा। हाँ। और सर बाहर आ जाएंगे, तीसरा स्विच ऑन करेंगे तो ऑफकोर्स सर तीसरा ही रहेगा। देखो तुम्हारा आंसर पार्शियली सही था, तुम्हें बाहर आने की जरूरत नहीं है। किसी और को ट्राई करना है? सर सेम क्वेश्चन ना, जैसे मैं आपने मैं कह रहा था उस समय सर कि रिपीट मतलब द एक को क्वेश्चन। मैंने ऑन कर दिया। चलो ठीक। देख, देखो समझ नहीं पा रहे हो, मैं आंसर बताता हूँ। ये आदर्श का पार्शियली आंसर सही था। तुम क्या करोगे, पहले फर्स्ट स्विच ऑन कर दो, उसको थोड़ी देर तक ऑन रखो, फिर उसको ऑफ कर दो और सेकंड स्विच ऑन करके अंदर चले जाओ। इतना इसने सही बताया आदर्श ने। अगर सेकंड स्विच से मतलब अगर बल्ब ऑन है तो सेकंड स्विच ही आंसर है। अगर फिर तुम बल्ब अगर बल्ब ऑफ है तो तुम बल्ब को हाथ लगा के देखोगे कि वो हीट हुआ हुआ है या नहीं। अमित प्लीज एक बार म्यूट पे चले जाओ। सर तब चांसेस है कि फर्स्ट और सेकंड में थर्ड बल्ब से थर्ड स्विच से ही लाइट अगर हो तो मतलब कैसे करेंगे उसमें, मतलब फर्स्ट हाँ, जला के मैं अगर हम चले जाए। वही बता रहा हूँ, अभी पूरा नहीं बताया। अगर तुमने सेकंड ऑन करके तुम अंदर चले गए, तुमने सेकंड से बल्ब ऑन नहीं रहा तो सेकंड स्विच तो वेव ऑफ हो गया कि सेकंड तो है नहीं आंसर। अब तुम बल्ब छू के देखोगे, अगर बल्ब हीट है तो तुम्हारा आंसर ऑब्वियसली फर्स्ट वाला होगा, और बल्ब हीट नहीं है तो थर्ड वाला आंसर होगा, क्योंकि थर्ड तुमने जलाया नहीं था और बल्ब हीट ही नहीं हुआ। अब आया समझ में किसी को कोई डाउट? नहीं नो आ गया सर, था ना? नो। देखो इसी तरह के ट्रिकी क्वेश्चंस बहुत सी कंपनीज पूछती है। मेरा उसमें एसेंचर में इंटरव्यू हुआ था तो मेरे से ऐसे 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे। एक और क्वेश्चन कोई चाहता है अगर, या इतने काफी है? एक और सर, एक और। यस सर। एक क्वेश्चन और, मजा आ रहा है? यस सर। चलो एक क्वेश्चन और पूछता हूँ। ये क्वेश्चन पूछा गया था मेरे से। 2 लड़कियां एक क्लब में जाती हैं, ठीक है, वो दोनों आइस टी ऑर्डर करती हैं। एक लड़की 1 आइस टी पीती है और जो दूसरी लड़की होती है वो 5 आइस टी पीती है। जो एक लड़की होती है वो 1 आइस टी पी के ही मर जाती है, लेकिन जो दूसरी लड़की होती है उसने 5 आइस टी पी होती है और वो 5 आइस टी पी के नहीं मरती। अब ये बताओ क्यों मरती है, वो किस रीजन से मरती है? दोनों ने सेम आइस टी मंगाई होती है, कोई उसमें डिफरेंस नहीं होता। और जो लड़की मरी होती है वो पॉइजनिंग की वजह से मरी होती है। तो ये बताओ फर्स्ट वाली क्यों मर जाती है जिसने सिर्फ 1 आइस टी पी, और जिसने 5 आइस टी पी वो क्यों नहीं मरती? सर काइंडली रिपीट द क्वेश्चन वंस। 2 लड़कियां हैं, 2 लड़कियां क्लब में जाती हैं, वो दोनों क्लब में आइस टी ऑर्डर करती है। जो पहली लड़की है उसने सिर्फ 1 आइस टी ऑर्डर करी होती है, और जो दूसरी लड़की है उसने 5 आइस टी ऑर्डर करी होती है। जो लड़की 1 आइस टी पीती है वो तो मर जाती है, लेकिन जिसने 5 ऑर्डर करी होती है वो 5 आइस टी पी के नहीं मरती। जो रीजन ऑफ डेथ होता है वो होता है पॉइजन। अब बताओ कि पहली लड़की कैसे मर गई और दूसरी क्यों नहीं मरी? सर मे भी फर्स्ट आईसी में ही पॉइजन हो। नहीं, ऐसा नहीं है, पॉइजन दोनों आइस टीज में था, लेकिन पहली वाली ही क्यों मरी, दूसरी क्यों नहीं मरी? ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि मैं इसमें कहूंगा तुम लोगों ने नेस्कैफे पे आइस टी पी है कॉलेज में? हाँ ट्राई करो, बताओ। सर पहली वाली ने जब आइस टी पी तो दूसरी वाली को पता चल गया कि एक में उसमें शायद पॉइजन है, तो उन्होंने उसने चारों नहीं पिया आई थिंक। नहीं ऐसा नहीं है, मतलब दूसरी वाली ने 5 आइस टी पी है, 5 आइस टी उसने खत्म करी, और पहली वाली ने भी अपनी एक जो थी वो खत्म करी है। सर सर थोड़ा सर अजीब सा सॉल्यूशन है सर इसका, मतलब साइंस का है थोड़ा कि सर पॉइजन तो दोनों में था, लेकिन उसने दोबारा पिया तो क्या पता उसको काउंटर कर गया पॉइजन, ऐसा कुछ है क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है।
क्योंकि मैंने एक बार उसने एक ही ग्लास पिया था तो मर ये गई, उसने दोबारा पिया तो काउंटर नहीं कर नहीं दिया नहीं उसने। नहीं, चैट में मैं देख पा रहा हूँ एक बंदे ने आंसर सही किया है, विशाल का आंसर सही है। जो पॉइजन था वो आइस में था, वो आइस टी में नहीं था। जब दोनों लड़के साथ में आई थी तो पहली वाली को अपनी आइस टी खत्म करने में टाइम लगा, क्योंकि उसकी साथ वाली 5 आइस टी पी रही थी। अब जो सेकंड वाली लड़की थी उसने तो अपनी आइस टी जल्दी पी ली, जिससे उसकी, और उसमें क्या हुआ, उसकी जो आइस थी वो मेल्ट नहीं हुई। जो पहली लड़की थी उसकी आइस मेल्ट हो गई, उस वजह से पॉइजन डाइल्यूट हो गया और इस वजह से वो लड़की मर गई। आंसर समझ आया सबको? अब अब इसका आंसर मैं सही बताऊं तो एसेंशियल के इंटरव्यू में मैं भी नहीं दे पाया था, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी, तुम लोगों ने नेस्कैफे पे आइस टी पी है कॉलेज के नेस्कैफे पे? हाँ, बहुत गंदा उसमें होता है। उसमें आइस होती नहीं है, उसमें उसमें बस वो ठंडी करके देते हैं आइस टी। तो मैंने इंटरव्यूअर से भी यही चीज बोली थी कि सर मेरे एक्सपीरियंस में मैंने कभी आइस टी आइस के साथ पी नहीं है, इसलिए मैं ये आंसर ही नहीं कर पाया। राहुल म्यूट पे चले जाओ प्लीज। चलो क्वेश्चन सब मैंने पूछ लिए हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए तुम रेडी रह सकते हो। ऐसे क्वेश्चंस बहुत तुम्हें गूगल पे मिल जाएंगे, एक साइट है गीक फॉर गीक्स, उस पर बहुत सारे ऐसे पजल्स, ऐसे रिडल्स रहते हैं। तो अपने आप को इंटरव्यूज के लिए तैयार तुम गूगल से बहुत आसानी से कर सकते हो, यूट्यूब से कर सकते हो। यूट्यूब पे बहुत वीडियोस है जो तुम्हें हेल्प करेगी कि तुम कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर सको। सेकंड टॉपिक जो मैं मेन फोकस करना चाहूंगा वो है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। जो हमारे फैकल्टीज है, मेरी अभी भी बहुत फैकल्टीज से बात होती है, मैं जब भी कॉलेज आता हूँ मैं फैकल्टीज से बहुत ज्यादा इंटरेक्शन है। तो मुझे फैकल्टीज से मेन यही सुनने को मिलता है कि मैकेनिकल में कोई भी स्टूडेंट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट ही नहीं करता है। तुम में से किस किस को पता है कि मैं फुटबॉल भी खेलता हूँ, मैं गिटार भी बजाता हूँ, मैं फ्लूट भी बजाता हूँ। मैं तीन चीजें मेरी हॉबीज है, और मैंने उन तीनों चीजों के लिए बीबीडी में पार्टिसिपेट भी किया और कॉलेजेस में जाके भी पार्टिसिपेट किया और मैंने मेडल्स भी जीते हैं। जानते होंगे, हो सकता है कोई भी ना जाने, और आज बता ही दिया मैंने। तो मेन रीजन तुम्हारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का है, तुम्हारा उससे रिज्यूमे बिल्ड होगा। अगर तुम सिर्फ क्लास में बैठे रहोगे, चारों साल तुम क्लास में निकाल दोगे, तो तुमने क्या ही कॉलेज लाइफ उसमें जी, कुछ भी नहीं कर पाओगे यार। ऐसे कोशिश करो जो तुम्हारी हॉबी है तुम उसमें पार्टिसिपेट करो। कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है, भले किसी को क्रिकेट खेलना आता है, फुटबॉल खेलना आता है, टेबल टेनिस खेलना आता है, बैडमिंटन खेलना आता है, हर तरीके का स्पोर्ट होता है कॉलेज में। और सिर्फ हमारे कॉलेज में नहीं, राम स्वरूप का फेस्ट होता है, एमिटी का फेस्ट होता है, जयपुरिया का फेस्ट होता है। हमारे कॉलेज हर कॉलेज में जाता है पार्टिसिपेट करने। तो जब तुम्हें किसी से इंफॉर्मेशन, सबके पास कोई ना कोई नोटिस आ ही जाता हो कि ये कंपटीशन है, ये है, तो तुम उसमें जाओ, अपने फैकल्टीज को इंफॉर्मेशन देके जाओ कि सर मेरा ट्रायल है, मैं किसी उसमें पार्टिसिपेट करने जाऊँ, तो कोई फैकल्टी तुम्हें मना नहीं करेगा। और बल्कि जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा टीम में, कोई तुम गेम खेलने जाओगे, तो तुम्हें फैकल्टी अटेंडेंस भी देगा, तुम्हारी अटेंडेंस भी कम नहीं होगी। जिसको अपनी अटेंडेंस की चिंता रहती है, अटेंडेंस पूरी करनी बहुत जरूरी है, लेकिन तुम्हारी अटेंडेंस भी नहीं कटेगी अगर तुम जाओगे। जब मैं अपने सेकेंड ईयर में था, मैंने 3 टूर्नामेंट्स खेले थे, 3 मेजर टूर्नामेंट, एकेटीयू का जोनल, एकेटीयू का स्टेट टूर्नामेंट, और रिलायंस का फुटबॉल का टूर्नामेंट होता है, वो ऑल ओवर इंडिया होता है। और हम लोग तीनों तीनों टूर्नामेंट जीते थे। जो हमारी बीबीडी की फुटबॉल टीम है, तीनों टूर्नामेंट जीते थे। और रिलायंस का टूर्नामेंट इतने हाई लेवल पे होता है जो हम लोग, हाँ मयूर, मैं मैकेनिकल ब्रांच से ही हूँ, मैं 2021 का ही पास आउट हूँ। तो रिलायंस का टूर्नामेंट इतना हाई लेवल का होता है। जब हम सिटी में जीते थे, मतलब अपने लखनऊ में जीते थे, लखनऊ के जितने कॉलेजेस हैं हमने सबको हराया था। एलयू को हराया था, जयपुरिया को हराया था, राम स्वरूप को हराया था, सारे कॉलेजेस को हराया था। तो जब सिटी चैंपियनशिप जीते हैं हम, तो हमें जयपुर जाके नेशनल खेलने का मौका मिला है। जब मैं एकेटीयू स्टेट टूर्नामेंट जीता था, तो मेरा एकेटीयू की जो नेशनल टीम होती है, एक हर कॉलेज की एक बड़ी नेशनल टीम बनती है, जैसे हमारा बोर्ड एकेटीयू है, तो उसमें मेरा नाम आया था, लेकिन पैंडेमिक की वजह से वो कंडक्ट नहीं हो पाया। तो इससे क्या हुआ, इससे एक्सपीरियंस तो मुझे मिला ही, स्पोर्ट का एक्सपीरियंस मिला ही, लेकिन इससे मेरा सबसे मेन
रिज्यूमे बिल्ड हुआ। और अगर तुम्हारा रिज्यूमे 100 बच्चों में तुम्हारा रिज्यूमे अलग स्टैंड करता है, तो कंपनीज एक काम करती है प्लेसमेंट में, उसे कहते हैं रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग। अगर तुम्हारा रिज्यूमे अलग नहीं है तो तुम्हारा रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होगा। तुम कितना ही अच्छा एप्टीट्यूड का पेपर दे लो, तुम्हारे 100 में से 90 आ जाए, 95 आ जाए, लेकिन अगर तुम्हारे रिज्यूमे पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ तुम्हारे उसमें मार्क्स लिखे कि हाँ मैंने 85% स्कोर किया अपने ग्रेजुएशन में, 90% स्कोर किया है, वो फिर भी तुम्हारी रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं करेंगे। क्योंकि कंपनी को चाहिए कोई वर्सेटाइल बंदा हो, सिर्फ पढ़ाई ना करता हो, उसे अपने एनवायरनमेंट की थोड़ी नॉलेज हो, जो बेसिक चीज है उसे उस चीज की नॉलेज हो। तो बहुत जरूरी है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, तुम कोई ना कोई ट्राई कर। तुम्हें अगर इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है तो अपने फैकल्टीज से पूछो। हमारे मैकेनिकल डिपार्टमेंट में बहुत से फैकल्टी स्पोर्ट्स के कोऑर्डिनेटर हैं, विवेक नारायण सर हैं और अंकित अस्थाना सर हैं। AKTU का कोई भी टूर्नामेंट होता है, यही सबसे पहले वो रहते हैं कोऑर्डिनेटर्स। तो सर से इंफॉर्मेशन लो स्पोर्ट्स की। तुम्हें नहीं है तो तुम मुझे मैसेज कर सकते हो। फुटबॉल टीम में मैं अभी मैं लखनऊ आता हूँ, तो मैं फुटबॉल टीम आता हूँ अपने जूनियर से मिलने, या किसी और स्पोर्ट में भी हो तो मैं उसमें तुम्हें ट्रायल के लिए भेज सकता हूँ। अगर तुम्हें जाना है ट्रायल के लिए तो कोशिश करो तुम एक्स्ट्रा करिकुलर में पार्टिसिपेट जरूर करो अपना रिज्यूमे बिल्ड करने के लिए। और BBD का मेन फेस्ट होता ही है उत्कर्ष। उत्कर्ष में हम हर साल मेडल जीतते हैं, तो उत्कर्ष में हम लोग कभी नहीं आ रहे हैं। फुटबॉल टीम BBD की उत्कर्ष में कभी नहीं आ रही है अपने होम ग्राउंड पे। तो उससे क्या है, तुम्हारे पास मेडल्स आ रहे हैं, तुम्हारे पास सर्टिफिकेट आ रहा है और तुम्हारा रिज्यूमे बिल्ड हो रहा है, जो तुम्हें आगे फ्यूचर में बहुत हेल्प करेगा। तीसरा जो मेन टॉपिक एक है वो बहुत जरूरी है, वो सारे फैकल्टीज भी तुम्हें कहते होंगे, अटेंडेंस। अटेंडेंस अपनी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। बहुत से स्टूडेंट्स को लगता हो कि नहीं फैकल्टीज ऐसे ही कह रहे हैं, अटेंडेंस का क्या होगा, बाद में मिली जाती है, सब पेपर देते हैं, लेकिन सिर्फ पेपर देने की बात नहीं है। तुम्हारा मैटर करता है इंटरनल मार्क्स, और तुम्हारी अटेंडेंस नहीं रहेगी तो तुम्हारे इंटरनल नहीं रहेंगे। मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ पूरा। मेरे बहुत से दोस्त थे जिनके एक्सटर्नल में 80% आ रहे हैं, 85% आ रहे हैं, लेकिन उनके इंटरनल्स अच्छे नहीं है क्योंकि उन्होंने क्लासेस ही नहीं अटेंड करी। वो सिर्फ अपने हॉस्टल पे ही पढ़े रहे या कॉलेज आए कहीं घूमने निकल गए, क्लासेस ही नहीं अटेंड करी। अगर तुम्हारी फैकल्टी के सामने तुम फैकल्टी की नजरों में अच्छे ही नहीं हो तो तुम्हें कैसे कोई फैकल्टी इंटरनल दे देगा जब फैकल्टी तुम्हें जानता ही नहीं। मैकेनिकल में सारे फैकल्टीज मुझे जानते हैं, सब मुझे नाम से जानते हैं कि हाँ समर्थ। तो उसी हिसाब से अगर तुम्हारी अच्छी पहचान है, तुम अटेंडेंस अपनी मेंटेन करते हो, तुम अपने प्रोजेक्ट्स टाइम पर कंप्लीट करते हो। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट बहुत मैटर करता है, सब मेन मार्क्स तुम्हें प्रोजेक्ट के मिलेंगे। तो कोशिश करना तुम अपनी फाइल टाइम पे कंप्लीट करो, पेपर अपना पब्लिश करवाओ। पेपर पब्लिश कराओगे तुम्हारे मार्क्स एकदम स्काई रॉकेट कर जाएंगे। फैकल्टीज बहुत खुश होता है अगर तुम कोई पेपर पब्लिश करवाओ, और उससे तुम्हारे इंटरनल बहुत अच्छे मिलेंगे। तो ये 3 मेन टॉपिक्स है, इस पे फोकस करो और सब अच्छा करोगे अपने कॉलेज लाइफ में। तो आगे मैं अर्जिता को कहना चाहूंगा। अर्जिता टेक ओवर। हेलो अर्जिता। हाँ जी, thank you so much, Samarth. And first of all, I would like to say कि thank you organizers. Thank you for planning this meet and having us here. And so, hey guys. Hello. Is anyone there? आप लोग hello hi बोलते रहो, थोड़ा interaction लगेगा session जैसे। हाँ मैम। गुड मॉर्निंग मैम। हेलो मैम। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से हेलो बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिलके, और सेशंस ऐसे इंटरैक्टिव होते हैं ना तो थोड़े अच्छे लगते हैं। एंड इट्स बीन वेरी रिफ्रेशिंग। और आपको पता नहीं अलुमनाई टॉक क्योंकि हम लोग का इधर 2 साल से बन नहीं पाया था, इधर आ नहीं पाते थे हम लोग। आवाज क्लियर है ना मेरी? अगर किसी का यस मैम यू आर ऑडिबल है तो वॉइस क्लियर प्लीज अब ऑफ कर दो। हाँ, तो हम लोग का इतना इंटरेक्शन हो नहीं पाया बिकॉज ऑफ कोविड पैंडेमिक, बट आप लोग कभी भी हम लोग को रीच आउट कर सकते हो और हम लोग के नंबर्स ले सकते हो, हमारी मेल आईडीज आप लोग दे सकते हो आप अपनी फैकल्टी से, अदरवाइज हम लोग खुद ही चैट बॉक्स में डाल देंगे। सो
अभी तक का सेशन तो बहुत अच्छा रहा। आपके समर्थ सर ने आप लोगों को बहुत कुछ अच्छी चीजें बताई हैं, बहुत नॉलेजेबल। एंड आई वुड से कि आप लोग प्लीज उसको अच्छे से अपनी स्टोर करके रखना अपने मेमोरी कार्ड्स में, और ये बहुत यूजफुल चीजें हैं, ठीक है। और काफी कुछ तो उन्होंने बता ही दिया है। व्हाट आई हैव फॉर यू पीपल इज कॉन्फिडेंस, एंड आई बिलीव कि कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है जिसमें सब कुछ कवर हो जाता है। नाउ यू विल बी सेइंग कैसे, मतलब कॉन्फिडेंस में कैसे सब कुछ कवर हो सकता है? तो ये है कि व्हाट आई बिलीव कि कॉन्फिडेंस में आपकी पर्सनालिटी भी कवर होती है और आपकी नॉलेज भी कवर होती है। ये दोनों चीज, जब ये दोनों ग्राउंड्स आपके अच्छे से मजबूती से होते हैं, तभी आप कॉन्फिडेंटली कहीं पे भी स्टैंड आउट कर सकते हो। अगर आपका एक भी पिलर कमजोर है, जैसे अगर आप एक टॉपिक के डिबेट सेशन में हो और अगर आपको उस टॉपिक के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो आप उस डिबेट में कॉन्फिडेंट फील ही नहीं करोगे। या फिर अगर आप अपनी क्या नाम है लुक्स को लेकर के, मतलब पर्सनालिटी, आपका शायद कपड़े उस तरीके के नहीं होंगे या कुछ भी ऐसी चीज है, तो पर्सनालिटी की वजह से भी कॉन्फिडेंस लैक करता है। तो इन दो चीजों के बारे में मैं आपसे बात करूंगी, जो कि आप लोग को हेल्प करेगा किसी भी इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए। और सबसे ज्यादा डर मुझे लगता है कि बच्चों को इंटरव्यूज में ही होता है। और अभी आई थिंक एप्टीट्यूड वाले टेस्ट का, एंट्रेंस एग्जाम्स का तो आपको समर्थ सर ने काफी गाइड कर ही दिया है, ठीक है। सो अब एक चीज आप लोग अगर कर सकते हो तो एक पेन और एक पेपर लेकर के बैठो, क्योंकि थोड़ा ना मैं पॉइंट्स बताऊंगी, तो अगर आप लोग को जरूरत हो तो आप लोग जो है नोट डाउन कर सकते हो। ओके ओके। तो सबसे पहली चीज जो मुझे लगता है आपको इंटरव्यू में पता होनी चाहिए, दैट इज यू शुड नो योरसेल्फ फर्स्ट, ठीक है। आपको अपने बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू हो किसका रहा है, आपका। और आपसे बेहतर आपके बारे में कोई नहीं जान सकता इंटरव्यू में। इंटरव्यूअर नहीं जानता कि आपका एम क्या है, इंटरव्यू नहीं जानता कि आपके 5 साल की प्लानिंग क्या है, दैट ओनली यू नो। सो यू शुड बी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। और उसको ना पहले ही एकदम क्लियर विजन रखो अपना कि मुझे क्या करना है अपनी लाइफ में, मेरे क्या गोल्स हैं, सब पहले से ही क्लियर करके रखो। अपने पॉजिटिव पॉइंट्स, अपने नेगेटिव पॉइंट्स, एंड व्हाट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम अदर, ठीक है। ये सारी चीजें ऑलरेडी एक जगह लिख के रखो और इस चीज को एकदम स्ट्रांगली रिवाइज करते रहो। तो एक थोड़ा होता है ना कि कहते हैं कि अपने एम को रोज रोज रिवाइज करने से लोगों के अंदर एक वो होता है कि एक मोटिवेशन आती है। हर रोज अगर आप अपने एम को पढ़ो तो एक मोटिवेशन डेवलप होती है। राहुल, डू यू वांट टू से एनीथिंग? डू यू वांट टू से एनीथिंग? एनीवन? ओके। तो ये थी आपकी पहली चीज, दैट यू हैव टू नो योरसेल्फ फर्स्ट, और एकदम क्लियरली चीजों को फिगर आउट कर लो। कोई आपने अक्सर देखा होगा कि लोग जो भी इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं, लोग ऑनलाइन उसके आंसर्स देखते हैं और वो बोलने लगते हैं। आज अब पता है, अब ये चीज बहुत ही ज्यादा कि मतलब इंटरव्यूअर्स को ये चीज पसंद नहीं आती। प्लीज अपना माइक ऑफ कर लें। सत्यम सैनी, प्लीज अपना माइक ऑफ कर लें बेटा। सत्यम सैनी, ओके, थैंक यू। तो मैं क्या कह रही थी जी, कि आप लोग जो है कुछ आंसर्स जो है यूट्यूब से या ऐसे देख लेते हैं और वही आप लोग बोल देते हैं। उसमें आपका अपना कोई आउटपुट नहीं होता। इनफैक्ट इंटरव्यूअर को भी पता होता है कि आपने कहीं से कॉपी कैट करके बोला है। तो जो चीजें कॉपी कैट करके बोलते हो वो ना बोल करके अपनी जेन्युइन आंसर्स, जेन्युइन रीजंस बोलना सीखो, ठीक है। उनको एक तो क्लियरली एक जगह लिखो, पहले टाइम लेके 1-2 दिन अपना आराम से सोचो, लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर जो दूसरी चीज होती है एक्वायरिंग नॉलेज, ठीक है। अब ये ना सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है यहाँ पे डिस्टिंग्विश करना, ठीक है। आपको 3 तरह की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। पहली कोर, ठीक, आप जिस ब्रांच में हो उस ब्रांच की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। थर्मोडायनेमिक्स और मॉस, फ्लूइड, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं आपके, और इन सारे सब्जेक्ट्स से आपसे कुछ क्वेश्चंस तो पक्का पुट अप होंगे। चाहे आपकी मैकेनिकल कोर टीम आ रही हो, चाहे आपकी अगर आईटी रिलेटेड भी कोई टीम आ रही हो ना, वो भी, क्योंकि आप हो जिस ब्रांच के
वो आपसे उस ब्रांच के क्वेश्चन तो पुट अप कर ही सकते हैं। तो एक काम कर सकते हो आप लोग कि एक एक दो दो शीट्स बना लें हर सब्जेक्ट की, ठीक है, और उनसे बेसिक्स को उन शीट्स पे लिख लें और उनको रेगुलर बेस पे रिवाइज करें। होता क्या है ना कि अगर आप लोग एक रात में पूरा बेसिक रिवाइज करते हो, नेक्स्ट डे जाकर सोचते हो कि बस मैं तो इंटरव्यू एकदम अच्छे से निकाल लूंगा, बट वो वर्क नहीं करता है। क्यों? क्योंकि एक रात का पढ़ा वो चीज एकदम वो नहीं होती है, और ऊपर से जब आप इंटरव्यू में होते हो थोड़ा वहां पे प्रेशर होता है, तो उस चीज को अवॉइड करके आप रेगुलर पे करोगे ना, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा कि अब तो मतलब मैं सोते हुए भी कोई मुझसे पूछ ले थर्मोडायनेमिक्स का जीरोथ लॉ तो मैं यूं बता दूंगा, ठीक है। तो आप ये चीज कर सकते हो अपने कोर के लिए। साथ ही साथ कोर के साथ साथ आपका एप्टीट्यूड वाला LRDR ये सब तो आप अपना अलग प्रैक्टिस करोगे ही करोगे, और हर कंपनी का एंट्रेंस एग्जाम में यही सारी बेसिक चीजें आती हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप बेसिकली कैट के लिए प्रिपेयर अगर कर रहे हो तो ये बहुत फेवरेबल है आपके लिए, आप कैट के लिए करो, ये चीज आपकी अपने आप हो जाएगी, ठीक है। कोई भी एंट्रेंस होगा वो निकल जाएगा किसी भी कंपनी का। देन आपकी आती है सेकंड जो नॉलेज आपको एक्वायर करनी है, दैट इज ऑफ एक्स्ट्राज। अब इन एक्स्ट्राज में क्या होता है, अब इसमें सबसे पहले फिगर आउट कर लो कि आपको जाना कहाँ है। आपको मैकेनिकल कोर में जाना है या फिर आपको IIT कंपनीज के लिए जाना है। मैं इसलिए ये चीज बोल रही हूँ क्योंकि आप अपना पैसा इन्वेस्ट करोगे कुछ कोर्सेज के लिए, और कुछ आप जो है अपना टाइम इन्वेस्ट करोगे। पैसा तो खैर फिर भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो एकदम फिगर आउट कर लो। अगर आप मैकेनिकल कोर में जाना चाहते हो तो लेट मी टेल यू, मैकेनिकल कोर में जनरली अगर आप सिर्फ कोर के बच्चे बनना चाहते हो तो 3 आपके डिपार्टमेंट्स होंगे। पहला डिपार्टमेंट होगा R&D डिपार्टमेंट। R&D डिपार्टमेंट इज योर रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जो हर कंपनी में होगा, ठीक। सेकेंड इज योर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड थर्ड इज योर क्वालिटी टेस्टिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। चौथा मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी होता है, बट वो आपके उसमें नहीं आता है ना, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। मैं इन दोनों को अलग कंसिडर करती हूँ, मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट अलग चीजें होती हैं, ठीक है। जो आपके एकदम, क्योंकि आप बीटेक के हो तो आई थिंक अगर आपको कोर में जाना है तो आप इन 3 डिपार्टमेंट्स को ज्यादा प्रेफर करोगे। अगर आपको R&D डिपार्टमेंट में जाना है, लेट मी टेल यू, आपको 4 सॉफ्टवेयर्स बहुत अच्छे से आनी चाहिए, दैट इज AutoCAD, SolidWorks, CATIA and Pro-E, sorry ANSYS. I think ANSYS is much better than Pro-E. बाकी आप लोग को जो सही लगे आप लोग कर सकते हो। जो AutoCAD होती है वो बेसिकली जस्ट 2D फिगर्स के लिए होती है, जो आप लोग CAG में अपनी बनाते हो ना, इट्स जस्ट लाइक दैट। बस ये होता है कि आप कंप्यूटर पे बना रहे हो, मच फास्टर होती है। आइसोमेट्रिक व्यू होता है, आइसोमेट्रिक व्यू आप लोग भी पेपर पे बना सकते हो, ठीक है। तो उसमें कुछ भी इतना वो नहीं होता है। तो सिर्फ AutoCAD करके डोंट फील लाइक कि नाउ यू आर अ डिजाइनर, बिकॉज कंपनी उस पे नहीं चलती, कंपनीज आजकल CATIA पे चल रही हैं, ठीक है। SolidWorks आपका 3D वर्जन होता है, ठीक है। एंड SolidWorks में आपको ये जितने भी आपके टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यूज होते हैं ना, ये अपने आप बन के आ जाते हैं। आप 3D मॉडल बनाते हो, अपने आप बन जाते हैं और आप उसका प्रिंट निकाल सकते हो। बट CATIA इससे भी बेटर है। CATIA में आपकी सरफेस मॉडलिंग मिलती है, SolidWorks में आपकी सरफेस मॉडलिंग नहीं मिलती है। SolidWorks में आपकी पार्ट मॉडलिंग होती है, आप कोई भी पार्ट मैन्युफैक्चर कर सकते हो। बट CATIA में आप पार्ट मॉडलिंग भी करते हो, सरफेस मॉडलिंग भी कर सकते हो। जैसे अगर आप कोई कार बना रहे हो तो कार की जो सरफेस है वो आप SolidWorks में नहीं डिजाइन कर सकते, बट CATIA में कर सकते हो। एंड CATIA की एक और अच्छी चीज कि आप CATIA में अपने जो भी आपने बनाया आप उसको मोशन प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक, जो कि आप SolidWorks में नहीं कर सकते हो। देन अगर आप ANSYS की बात करते हो तो आप उसका पूरा ओवरऑल एनालिसिस कर सकते हो, उसके रिजल्ट्स, उसके आउटपुट्स, ये आप गैदर कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके 4 सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो अगर आपको मैकेनिकल में जाना है तो डेफिनेटली आप जाएं। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप लोग जो है मतलब रेगुलर क्लासेस लें, ऑनलाइन ना करें, ये मेरा पर्सनल सजेशन है आप लोग को। एंड अगर आप किसी भी कैट सेंटर या कहीं जा रहे हैं तो पैकेजेस लें, कि मतलब AutoCAD SolidWorks का एक पैकेज ले लें और SolidWorks एंड CATIA का एक पैकेज ले लें, तो ये आप लोग को थोड़ा रीजनेबल रहेगा, ठीक है। और जो आपके गाइड्स होंगे वो आपको उसी तरीके से फिर पढ़ाएंगे, वरना AutoCAD में आपको आर्किटेक्चरल डिजाइन, सिविल डिजाइन
पकड़ा दी जाती हैं, फिर आप बोलते हो कि अरे हमें तो मैकेनिकल के बच्चे हैं, हमें मैकेनिकल की, तो आप उनको पहले ही फिर बता दो कि आपको सॉलिड वर्क्स करना है और आप मैकेनिकल के लिए सीख रहे हो, तो आपको जो भी सिखाएंगे वो उसके अकॉर्डिंग सिखाएंगे, आपके प्रोजेक्ट्स वैसे ही रहेंगे, ठीक है। एंड अगर आप आईटी के लिए कर रहे हो, मतलब ऐसी कंपनीज के लिए कर रहे हो, कॉग्निजेंट एंड ऑल, देन डेफिनेटली आपको एक अच्छी कोडिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। उसके लिए सबसे पहले अगर 4th ईयर स्टूडेंट्स हो तो मैं कहूंगी बिल्कुल रिस्क मत लो, गो फॉर पाइथन। पाइथन इजी पड़ती है, उसकी लाइब्रेरी में ऑलरेडी काफी चीजें होती हैं, मतलब आई थिंक इट्स प्रीटी इजी एज कंपेयर टू C++ एंड जावा एंड ऑल द थिंग्स। बट अगर आप किसी 2nd ईयर या 3rd ईयर में हो, देन गो फॉर C++ या फिर जावा। इंडस्ट्री लेवल पे जावा चलती है, ये मतलब मोस्टली इंडस्ट्री लेवल में जावा चलती है, जैसा कि मुझे मेरी फ्रेंड्स के थ्रू पता है, बाकी जो भी हो, ठीक है। एंड आप लोग ये चीज कर सकते हो, अगर आप आईटी के लिए कर रहे हो तो आपने एक बार ही लैंग्वेज सीखी, ठीक है, देन आप बहुत सारे आजकल ना कोड्स प्रैक्टिस करने के लिए वेबसाइट्स है, लाइक एक कोर्स आ गया है, आप उससे ईयरली पैकेज ले लो एंड फिर उस कोर्स को प्रैक्टिस करो, ठीक है। प्लीज माइक ऑफ कर दो, आयुष रस्तोगी, आयुष रस्तोगी प्लीज अपना माइक ऑफ करें जी, थैंक यू, ठीक है। तो ये एक चीज थी। जो तीसरी मैं कहूंगी आप लोग को उसके लिए, वो है सोशल नॉलेज आपको थोड़ी बहुत होनी चाहिए, कि आपका जीडीपी क्या है और आपकी पॉवर्टी रेट कैसा है, आपका इन्फ्लेशन और डिजास्टर मैनेजमेंट, इन सारे टॉपिक्स पे आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि एज यू नो जीडी राउंड भी होता है। जीडी राउंड ऐसे ही टॉपिक से रिलेटेड होता है हमेशा, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन या फिर रेलवेज के ऊपर कुछ ना कुछ आ जाता है, ऐसे ही टॉपिक्स हमेशा आते हैं और उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ता है, उसके लिए आपको अपनी स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस खुद रखने पड़ेंगे। आप कहीं का पढ़ा हुआ ऐसे बोल दोगे तो पता है आपका स्ट्रॉन्ग ओपिनियन नहीं होता, क्योंकि आप पॉइंट तो बोल देते हो, फिर उसके लिए रेलेवेंट रीजन, अपने उस पॉइंट को सही प्रूफ करने के लिए वो आपके पास नहीं होता। तो ऐसी चीजें जितनी रीड करोगे उतना अच्छा है। और ये सोशल जितना भी आप पढ़ते हो, इसके लिए इसका एक और भी फायदा है, वो मैं आपको भी आगे बताऊंगी, ठीक है। तो ये एक चीज थी। एक और चीज है कि आप लोग कोर्सेज जितने ज्यादा से ज्यादा हो सकें और करें, जैसे मतलब अभी तक तो मैंने आप लोग को मतलब जितने आपके मैकेनिकल कोर या फिर ऐसे वाले बताए थे, कुछ कोर्सेज अगर आप एक्स्ट्रा भी कर रहे हो, लाइक डिजिटल मार्केटिंग है या फिर मशीन लर्निंग या ऐसे कुछ कोर्सेज करते हो ना, ये भी आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, आपकी सीवी आपका रिज्यूमे अच्छा होता है। और जब भी आप किसी कंपनी के लिए अप्लाई करते हो, एज बंसल सेड कि शॉर्टलिस्टिंग होती है आपकी सीवी की या फिर रिज्यूमे की, तो उसमें यही सारी चीजें होती हैं which help you out to get selected। हाँ, तो ये चीजें आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें। और जब आप लोग इतनी पढ़ाई कर रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग प्लीज एप्टीट्यूड टेस्ट्स होते हैं, बहुत सारे वेबसाइट्स और सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं, एक है लील कोड होता है आपका, गीक्स फॉर गीक्स, इन सारी साइट्स पे जाएं और अपना मॉक टेस्ट देते रहें। इससे क्या होगा कि आप प्रैक्टिस में रहोगे, और जब इंसान प्रैक्टिस में रहता है ना तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आप लोग पढ़ो और पढ़ के प्रैक्टिस करो। एक होता है आप पढ़ लेते हो, फिर पढ़ने के बाद जब कोई पूछता है तो नहीं आ पाता, आपका कॉन्फिडेंस उतना नहीं होता है। जब आप प्रैक्टिस करते हो, अपना हर टाइम टेस्ट लेते रहते हो ना, टेस्ट हमेशा आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करते हैं। तो खुद के ढेर सारे मॉक टेस्ट करो, ऐसे कोड्स को प्रैक्टिस करो अगर कोड्स वाला करते हो, और अगर आप डिजाइनिंग के हो, मतलब मैकेनिकल के हो, देन डेफिनेटली आप प्रोजेक्ट्स उठाते रहो कि आज हम मर्सिडीज बेंज को डिजाइन करेंगे या फिर आज हम पंप डिजाइन करेंगे, दीज थिंग्स, ठीक है। तो अभी तक ज्यादा बोरिंग हो गया क्या गाइस? बोरिंग हो रहा है क्या आप लोग के लिए? नो मैम। अरे हाँ, एक चीज और थैंक यू, एक चीज और आप लोग से कहना चाहूंगी कि आप लोग कैट के लिए, गेट के लिए, इन सब के लिए प्रिपेयर तो कर रहे होगे। एक मेरा आप लोग को पर्सनल सजेशन है कि आप लोग अगर किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो,
तो प्लीज आप लोग एक बुक से पढ़ें, मतलब एक सब्जेक्ट के लिए एक बुक, मतलब एक ही टॉपिक को कवर करने के लिए 2-2 बुक्स या 4-4 बुक्स ना खरीदें। इससे पता है फायदा क्या होता है कि आप एक बुक को एकदम अच्छे से पढ़ोगे, उसी को बार बार रिवाइज करोगे ना, तो जो आप छोड़ देते हो ना पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार पढ़ने में, वो हर बार आपको कुछ नया नया मिलता जाएगा और आपके ब्रेन के लिए इजी रहता है कि एक ही टाइप की लैंग्वेज को अपने माइंड में सेट करना। अगर आप हर टाइप की पढ़ोगे तो एक बुक आपने पढ़ी, देन दूसरी बुक आप पढ़ोगे तो आपकी ब्रेन को फिर से शुरू से ही एकदम मेमोराइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक ही बुक लो, उसको अच्छे से पढ़ो। ठीक है, ये आपको ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और अगर रिसर्च करनी है तो बेशक आप 1000 बुक भी पढ़ लोगे तो वो भी काम है। ठीक है, एंड अच्छा हाँ, वन थिंग मोर कि जितनी भी अच्छी कंपनियां हैं यहाँ पे, आप लोग इंटर्नशिप्स करते हो ना, तो इंटर्नशिप्स में आप लोग अगर मैकेनिकल में जाना है तो डेफिनेटली आप कोर्सेज को अलग रखें। मतलब होता है समर इंटर्नशिप में आप लोग कोर्सेज करके आ जाते हो, बोलते हो कि हमने कर लिया। इससे बेटर है कि आप लोग कोर्सेज भी करो और साथ में इंटर्नशिप भी करो किसी एक अच्छी इंडस्ट्री में जाके। ठीक है, ये बहुत जरूरी होता है। टाटा में आप लोग 3rd ईयर वाले स्टूडेंट्स अपनी सीवी 3rd ईयर से ही लगा दो, अपनी आपकी ये, तब जाकर के आपको कॉल आएगी। 6 to 8 months में उसकी कॉल आती है, क्योंकि बहुत ज्यादा वहां पे ऑलरेडी रिज्यूमेज लगे रहते हैं, तो आप उसके लिए पहले से कर लें। बाकी यहाँ पे और भी कंपनीज हैं, पेन इंटरनेशनल, स्कूटर इंडिया, वहां सब आप लोग खुद भी इंडस्ट्रीज को पर्सनली विजिट करने की कोशिश करो। वैसे तो कल भी एक मीटिंग हुई थी, तो उसमें हमने ये सजेशन दिया था आप लोग के लिए कि आप लोग की इंडस्ट्रियल टूर्स हों। एंड मैं आप लोगों से भी कहूंगी कि पर्सनली अगर जिनको मैकेनिकल नहीं जाना हो तो प्लीज इंडस्ट्रीज को विजिट करें। ठीक है, ऐसे उनसे बोलें कि हमें इंटर्नशिप करनी है, आप ऐसे ही अपना रिज्यूमे लेके पहुंच जाए एंड देन टॉक टू देम। ठीक है, एक इंडस्ट्री लेवल पे जाना बहुत जरूरी होता है। शायद बहुतों को पता ही नहीं होगा कि कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं एक इंडस्ट्री में। ठीक है, हम लोग को सब 3, जब मैं आप लोग के उसमें थी तो मुझे सब 3 पता थे, एक थी डिजाइनिंग, एक थी प्रोडक्शन, तीसरी थी मार्केटिंग। अब जाके मुझे पता लगे कितने और सेवरल डिपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो एक तो ये था। नाउ अब आपको अपने बारे में पूरी नॉलेज है, आप नॉलेज भी गैदर कर रहे हो, आप नॉलेज को प्रैक्टिस भी कर रहे हो, और अब फर्दर और बहुत सारे कोर्सेज भी कर रहे हो, सब कर रहे हो। अब आती है बात कि जब हाँ, इसके अलावा आई वुड ऑल्सो से कि आप लोग प्लीज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें, उससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। खैर वो तो भी मैं पर्सनालिटी में आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो अब आती है बात कि कंपनी की, जिस कंपनी में आप जा रहे हो या फिर जिस कंपनी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, डेफिनेटली आपको पता तो चलेगा कि हम इस पर्टिकुलर कंपनी में जा रहे हैं। तो उस कंपनी को सबसे पहले, जब आप इतनी मेहनत कर रहे हो तो थोड़ा और मेहनत करो, उस कंपनी को जाकर के देखो वो कंपनी क्या है, कौन से प्रोडक्ट्स बनाती है, कौन सी ब्रांड्स उससे जुड़ी हैं, उसका विजन और मिशन 5 सालों के लिए क्या है, उसकी परफॉर्मेंस क्या रही है पिछले कुछ सालों में। ठीक है, ये सब देखें। उसकी रिसेंट न्यूज अगर कुछ है मार्केट में वो आप चेक करें, अवार्ड्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसकी लोकेशंस कहाँ कहाँ हैं, ये सारी चीजें आप देखें। ठीक है, और आप लोग क्या कर सकते हो, लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल बनाओ। अच्छा, आप लोग गूगल स्कॉलर, लिंक्डइन और क्या नाम है, रिसर्च गेट, इन सब पे अपनी अपनी एक आईडीज बना ले प्लीज। ये आप लोग के लिए थोड़ा अच्छा रहेगा। और अपनी लिंक्डइन और ये सारी जो आईडीज हैं, ये आप लोग अपने रिज्यूमे में भी प्लीज ऐड करें, तो वो बहुत एक इम्प्रेसिव लगेगा। ठीक है, थोड़ा प्रोफेशनल लुक आता है उससे। ठीक है, तो लिंक्डइन पे जो भी कंपनी के एम्प्लॉयज हैं आप जाके सर्च करें, मिल जाते हैं लोग, बहुत आसानी से मिलते हैं क्योंकि सभी रह रहे हैं आजकल। तो आप उनको सर्च करें, उनसे कांटेक्ट करें, और उनसे आपको बहुत सारी चीजें पता चल सकती हैं कि कंपनी आपसे क्या एक्सपेक्ट करेगी, आपका जो जॉब रोल होगा वो किस टाइप का होगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हो सकती है, एंड इंटरव्यू प्रोसेस कैसा होगा। तो आपको काफी हेल्प मिल सकती है उन लोगों से। ठीक है, ऑल्सो व्हाट यू कैन डू कि आप अपने जो कॉलेज सीनियर्स हैं, क्योंकि अब कैंपस प्लेसमेंट की अगर बात करें तो बेसिकली वही कंपनियां बार बार आती हैं। जैसे अभी कॉग्निजेंट
तो गई है, तो फिर कॉग्निजेंट दोबारा आएगी, टीसीएस आएगी, तो ये सारी कंपनीज ना बार बार आती रहती हैं। तो आप लोग भी इन जो भी आपके सीनियर्स सेलेक्ट हुए हों या फिर ऐसे हों, या फिर अगर पुराने भी अगर कोई सीनियर्स या कुछ हैं, तो आप उनसे कांटेक्ट करते रहें। वो आपको बेटर गाइड कर सकते हैं कि ये कंपनी है, आप किस तरीके से इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे अभी आपको समर सर ने कुछ एप्टीट्यूड क्वेश्चंस के बारे में बताया कि किस टाइप के आते हैं, तो इसी तरीके से आपके सीनियर्स हमेशा आपको हेल्प करेंगे। तो सीनियर्स से भी थोड़ा कांटेक्ट बना के रखें। और जो आप कर सकते हो कंपनी के रिगार्डिंग, वो ये है कि बहुत सारी कंपनी जो है अपने इंटरव्यूज को ऑनलाइन पोस्ट भी कर देती हैं, तो उन वीडियोस को देखें तो आपको बहुत सारी हेल्प मिल सकती है कि कैसे क्वेश्चंस आपसे पुट अप हो सकते हैं। तो आप एक रफ आइडिया लग जाता है कि क्या पूछा जा सकता है, हमें किस वे में आंसर करना है, ठीक है। और हमेशा आई वुड से कि आप पैनल इंटरव्यू या फिर ग्रुप इंटरव्यू के लिए ज्यादा प्रिपेयर करें। मतलब 1-to-1 इंटरव्यू के लिए नहीं, क्योंकि जनरली 1-to-1 इंटरव्यूज अब नहीं होते हैं। ग्रुप इंटरव्यू भी अभी तक आपके कॉलेज में इंटरव्यूज होते हैं और अभी नहीं हुए हैं, शायद बाद में आपको कभी ना कभी फेस करने को मिलेगा। तो आप पैनल इंटरव्यू एंड ग्रुप इंटरव्यूज के लिए करें, क्योंकि इसमें ना बहुत ज्यादा प्रेशर होता है एक इंसान के ऊपर, क्योंकि पूरा पैनल बैठता है। पैनल में R&D डिपार्टमेंट भी होगा, आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी होगा और क्वालिटी डिपार्टमेंट भी होगा, प्रोडक्शन भी होगा, सारे डिपार्टमेंट्स बैठेंगे। अगर IT है तो हर टाइप की कोडिंग लैंग्वेज बैठ जाएगी, मार्केटिंग भी बैठ जाएंगे, कई सारे लोग बैठेंगे और हर इंसान आपको जज ही कर रहा होगा वहां। तो बहुत ज्यादा प्रेशर होता है उस टाइम पे। तो इस तरीके से प्रिपेयर करें कि आप पैनल इंटरव्यू और ग्रुप इंटरव्यू के लिए जो है प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है। अब आती है बात आपकी पर्सनालिटी की। तो ये तो एक ऐसा टॉपिक है जिसको बच्चे सोचते हैं हम एक रात में कवर कर लेंगे, है ना। बच्चे हर इंटरव्यू से पहले मैंने देखा है, एक रात पहले हम लोग जो है पर्सनालिटी का वीडियो देख रहे होते हैं कि कैसे अपनी पर्सनालिटी अच्छी करें, और सोचते हैं एक रात में हम सब कवर कर लेंगे। खैर ऐसा नहीं होता है। तो सबसे पहली चीज आपकी पर्सनालिटी में मैं बोलूंगी आपका रेज्यूमे। आप खुद पेश होते हो उस इंसान के सामने, उससे पहले आपका रेज्यूमे पेश होता है उसके पास। तो रेज्यूमे बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव होना चाहिए। उसमें अब इंप्रेसिव कैसे कर सकते हो? तो पहली चीज, अपने ये जो बीटेक के 4 साल हैं बिल्कुल भी वेस्ट मत करो। आई वुड से कि छोटे से छोटा इवेंट है, पार्टिसिपेट करो। डिबेट हो रही है, पार्टिसिपेट करो। एक्सटेम्पर है, पार्टिसिपेट करो। सिंगिंग, डांसिंग, आप लोग को पता ही होगा कि जो है मैं बीबीटी में डांस करती थी। उत्कर्ष है या कोई भी ऐसा वो है, तो हम लोग कोई इवेंट ऐसे छोड़ते नहीं थे। अगर किसी कम्युनिटी से जुड़े हो तो बहुत अच्छा है, आपको अपने आप ही पता चलती रहेंगे। अगर नहीं भी जुड़े हो तो फ्रेंड्स बनाओ ऐसे कम्युनिटी से रिलेटेड या कुछ, जो आपको बताते रहेंगे, तो आप भी उन सबका हिस्सा बनोगे। और वो चीजें जब आप अपने रिज्यूमे में डालोगे तो वो एक अलग ही लगती हैं, ठीक है। केवल एक प्रोफेशनल लेवल पे सीखना अलग चीज होती है, बट आज के जमाने में ना जैक ऑफ ऑल वाले लोगों को ज्यादा प्रेफर किया जाता है। मास्टर ऑफ वन से बेटर है जैक ऑफ ऑल, ठीक है। तो वो बनने की कोशिश करो, ठीक। एज बंजर सेड कि आप लोग गेम्स में जाओ एंड ये सारी चीजें करो, ठीक है। और डिबेट्स, एक्सटेम्पर भी करो। तो रिज्यूमे की तो ये बात हो गई, ठीक। सेकेंड चीज आती है आपका इम्प्रेशन। जैसे ही आप एंटर करते हो, सबसे पहली चीज है, कोई भी देखेगा आपकी गुड मॉर्निंग से पहले वो देखेंगे हाउ आर यू लुकिंग, हाउ आर यू कैरिंग योरसेल्फ, ठीक है। तो फॉर्मली तो ड्रेस होते ही है, बट फॉर्मली के साथ कंफर्टेबल रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल बाय द वे यू आर लुकिंग, तो फिर बहुत प्रॉब्लम आती है। क्योंकि आपका पूरे टाइम कंसंट्रेशन होता है कि भाई मैं ठीक लग रहा हूँ, मेरी टाई ठीक है, ये ठीक है, वो ठीक है। पूरा कंसंट्रेशन आपका कपड़ों पे ही होता है, और जब आपका कंसंट्रेशन आपके कपड़ों पे होता है, आप कंफर्टेबल नहीं होते हो, तो सामने वाले को भी समझ आ जाता है कि यस दिस पर्सन इज नॉट कंफर्टेबल, और ऐसे में आपका भी थोड़ा टेंशन बढ़ जाता है, ठीक है। तो हमेशा कंफर्टेबल रहें, फॉर्मल ड्रेस करें बट कंफर्टेबल रहने की कोशिश करें। जितना कंफर्टेबल रहेंगे आप उतना आराम से अपने आंसर्स दे पाएंगे, आपका माइंड उतना कूल रहेगा,
क्लियर रहेगा। ठीक। दूसरी गलती जो लोग बहुत करते हैं वो है स्माइल। मतलब स्माइल करो बट इतनी मत करो, मतलब एक होता है ना ग्रीट करते टाइम आप स्माइल कर रहे हो या उन्होंने कुछ अप्रिशिएट किया तब आप स्माइल करो, दैट इज ओके। बट अगर आप पूरे टाइम थ्रू आउट दैट 10 to 15 मिनट्स ऑफ एन इंटरव्यू आप स्माइल ही कर रहे हो तो वो लगता है कि नहीं, ये बंदा माइंड में सेट करके आया है कि नहीं मुझे तो स्माइल ही करना है। ठीक है, तो वो बिल्कुल मत करना। जहाँ स्माइल करना हो वहाँ स्माइल करना, और जहाँ थोड़ा सीरियस रहना हो वहाँ सीरियस रहना। थर्ड थिंग इज बी अ गुड लिसनर। बहुत 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 जरूरी है कि आप एक अच्छे लिसनर हो। अक्सर ये होता है कि जब आप अपनी बात रख रहे हो तो जो इंटरव्यूअर्स होते हैं उनमें से पैनल में कोई एक इंसान होता है, आप एक का आंसर दे रहे हो, बीच में आपको रोक के तुरंत ही अपना शुरू हो जाए। ऐसे मोमेंट में कुछ ना करो, तुरंत अपने आप को चुप करो, मतलब चुप क्या करो, मतलब खुद रुक करके उनकी बात को सुनो। ठीक है, वो सबसे बेटर चीज होती है। ये नहीं कि वो भी बोल रहे हैं आप अपनी पॉइंट को नहीं, हमें तो क्लियर करना ही, अपना पॉइंट बोलना ही है पूरा, तो वो मत करके रुको और जो वो कह रहे हैं उसको सुनो। और एक चीज जो लोग बहुत करते हैं कि प्लीज रिपीट क्वेश्चन अगेन, ये चीज जितनी कम हो उतनी कम से कम करो। इसीलिए कह रही हूँ अच्छे से सुनो, जब वो कोई चीज बोल रहे हो तो अच्छे से सुना करो। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चौथी चीज, डोंट यूज स्लैंग्स एवर। एक इनफॉर्मल टॉक जो अभी हम लोग की चल रही है वो अलग चीज है, बट जब आप फॉर्मली जैसे आप इंटरव्यू देते हैं तो फॉर्मली आप बात करते हैं, वहां पे स्लैंग्स का यूज नहीं होता है। अक्सर लोग स्लैंग्स की वजह से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। ठीक है, तो स्लैंग्स का यूज जितना कम हो उतना कम से कम करें। पांचवी चीज, प्रॉपर आई कांटेक्ट। और प्रॉपर आई कांटेक्ट का मतलब पता है क्या है? आपको पूरे टाइम आई कांटेक्ट नहीं बनाना है। जब आपसे कुछ आपके बारे में पूछा जा रहा हो या एकदम कॉन्फिडेंट, तब आप उस इंसान की एकदम आंखों में आंखें डाल के बोले। बट जब आपसे बोला जाए, कुछ ऐसा पूछा जाए, फॉर दैट यू हैव टू थिंक, तो उस टाइम पे आप, जरूरी नहीं है कि आप आई कांटेक्ट बनाएं, आप एक नॉर्मल इंसान के तरह, नॉर्मल इंसान जैसे बात करता है वैसे रहें। ठीक है, इसको इंटरव्यू को मतलब एक इंटेरोगेशन सेशन ना समझें, इसको एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन सेशन समझें। जैसे आप नॉर्मली किसी इंसान के साथ बात करते हो तो नॉर्मली आप बात करते हो, तो जब आई कांटेक्ट बनाना होता है बनाते हो, जब यू फील कि नहीं बनाना तो नहीं बनाते हो, तो इसको एकदम नॉर्मल रखो, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज ऑलरेडी नॉर्मल रहेगी। ठीक है, जो सिक्स्थ चीज है जो कि आई थिंक सब लोग सोचते हैं कि भाई इंग्लिश कैसे इम्प्रूव की जाए, इसका तो मतलब सबसे इजी तरीका मैं अगर आप लोग को बताऊं, दैट इज की रीड। जो मैंने आपको सोशल में बताया था ना कि आप लोग जीडीपी और पॉवर्टी रेट इन सब के बारे में खूब पढ़ो, मतलब हर रोज एक आर्टिकल पढ़ लो, तो ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड देन आप लोग क्या कर सकते हो कि उस चीज को अपने किसी ना किसी फ्रेंड के साथ नेक्स्ट डे शेयर करो। जैसे एक बच्चे ने आज प्राइवेटाइजेशन पढ़ा है तो नेक्स्ट डे, और एक बच्चे ने ग्लोबलाइजेशन पढ़ा है तो नेक्स्ट डे आप दोनों एक दूसरे के साथ शेयर करो इस चीज को। ठीक है, और इंग्लिश में शेयर करना, तो इससे क्या होगा, पहली चीज आपके पास ऑलरेडी आपके वोकैबुलरी में वर्ड्स हैं, क्योंकि आपने लास्ट नाइट ही पढ़ा, तो आपके पास वर्ड्स रहेंगे। वर्ड्स की कमी जब होती है तभी इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है। ठीक है, वर्ड्स हैं, वोकैबुलरी एकदम अच्छे से कंप्लीटेड है, आप बोल सकते हो, आपकी इंफॉर्मेशन भी शेयर होगी आपको। फिर आपको प्राइवेटाइजेशन वाले बच्चे को ग्लोबलाइजेशन के बारे में ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा, जाके जस्ट रिव्यू भी कर लेगा ऐसे ही कुछ भी, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, इससे एक कलेक्टिव डेवलपमेंट होता है, आपका भी होगा, आपके फ्रेंड का भी होगा, और कम मेहनत में ज्यादा पढ़ लोगे और इंग्लिश भी इंप्रूव हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। एंड दिस फिनोमेना हैड वर्कड फॉर मेनी ऑफ माय नोन वंस, तो आप लोग डेफिनेटली इसको ट्राई करें एंड टेक पार्ट्स इन डिबेट्स, एक्सटेम्पोर स्पीचेस, इन सब में जितना हो सके पार्ट लें। एंड कुछ वर्कशॉप्स होती हैं लाइक TCSIN की, कैरियर एज, कम्युनिकेशन, ये सारी जितनी भी इस टाइप की वर्कशॉप्स होती हैं, मैंने तो एक आपको एग्जांपल दे दिया, जितनी इस टाइप की होती हैं वर्कशॉप्स, प्लीज खुद भी करें और अपने अगर आसपास आप लोग के फ्रेंड्स हो उन लोगों में भी शेयर करके
कलेक्टिवली करें, ठीक है। तो आप लोग वो सारे सर्टिफिकेट्स लगा सकते हो, और ये जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, मतलब जिन चीजों के सर्टिफिकेट्स होते हैं, आप बेसिकली वही अपने रिज्यूमे में डालते हो, ठीक है। तो वो सब आप डाल सकते हो। एंड 6th चीज, ये एक प्रैक्टिस है जो कि आप लोग अगर करें तो ये आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगी। दैट रिकॉल ऑल व्हाट यू हैव डन थ्रू आउट योर डे बट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। आपने जो कुछ भी किया है पूरे दिन, उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में एक बारी रिवाइज करें। इससे पता है क्या होगा? इससे पहली चीज तो ये होगी कि आपकी मेमोराइजिंग पावर बढ़ेगी, ठीक है। और दूसरी चीज जो होगी वो हाँ, हेलो, हाँ जी, वॉइस आ रही है ना सबको? यस मैम। ओके, तो पहली चीज जो है कि वो आप सब लोगों की मेमोराइजिंग पावर बढ़ेगी। एंड दूसरी चीज, जब आप इंटरव्यू में होते हो ना, तो आपके ऊपर प्रेशर पड़ता है, क्योंकि बैक साइड में आपका दिमाग भी काम कर रहा होता है आंसर देने के लिए, और आप बोल भी रहे होते हो। तो दो दो चीजें आपके माइंड को एक साथ में जब करनी पड़ती हैं, वही चीज हो रही होती है जब आप, तो ये एक तरीके से प्रैक्टिस है, आपके दिमाग को प्रेशर में भी काम करवाने की एक प्रैक्टिस है। तो इसको करोगे तो आपको काफी बेनिफिट रहेगा। फिर बात रही कि आप लोग पेपर नहीं पब्लिश करते हो, ये सुनने में आया, तो प्लीज गाइस पेपर पब्लिश करें आप लोग, ठीक है, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। जो 3rd ईयर वाले बच्चे हैं वो टाइमली देख लें, अच्छे जर्नल्स मतलब पहले ही देखना स्टार्ट कर दें, वरना अच्छे जर्नल्स निकल जाते हैं, फिर आप काफी परेशान होते हैं कि नहीं हमारे अच्छे जर्नल्स तो निकल गए। स्कोपस इंडेक्सिंग चेक कर लें, इम्पैक्ट फैक्टर, ये सारी चीजें चेक कर लें, और अपने मतलब फैकल्टी से कंसल्ट कर लें रिसर्च पेपर के लिए, पहले से ही शुरू कर दें। तो आई थिंक आप लोग के 2 से 3 पेपर्स हो जाएंगे, और जब आप अच्छे जर्नल्स में अपने पेपर रखेंगे तो जब वो आपके रिज्यूमे में जाएगा तो वो भी एक अच्छी चीज है, ठीक है। तो ये था। एंड टाटा में डेफिनेटली मैंने आप लोगों को बोला कि आप लोग जा करके अपना रेज्यूमे दे दें इंटर्नशिप के लिए, या फिर पहले ही कर ले तो 8 महीने लगते हैं। और जितनी कंपनीज है जिन लोगों को मैकेनिकल में ही करना है वो ये सब कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस वाज व्हाट आई वाज हैविंग फॉर यू पीपल। आई थिंक आप लोग के लिए कुछ ज्यादा ही हो गया होगा, बट स्टिल ये सारी चीजें हैं, जरूरी होती हैं, ठीक है। And one thing I would say कि if your dreams don't scare you, they are not big enough. और ये मेरा नहीं है, ये एलन जॉनसन का कोट है, बट डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छी चीज है कि आप अपने ड्रीम्स को ऐसा, मतलब जब तक आपके ड्रीम्स आपको ऐसे नहीं लगेंगे कि ये अचीव नहीं हो सकते हैं, तब तक आप वो मेहनत नहीं करते हो। जब तक आपको लगता है नहीं ये तो अचीव हो जाएगा, तो आप उस लेवल की मेहनत नहीं करते हो। तो ड्रीम्स बड़े रखो ताकि मेहनत भी उस अकॉर्डिंग करो, और फिर अच्छे प्लेटफॉर्म तक पहुंचो, ठीक है। और आप लोग जब चाहें तब हम लोग को कंसल्ट कर सकते हैं, और फैकल्टी से हम लोग के नंबर ले सकते हैं, या कुछ भी अगर कभी बात करनी हो, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी हम लोग से कांटेक्ट कर सकते हो, जैसा आप लोग को फेवरेबल लगे। एंड डेफिनेटली अगर कोई भी बच्चा इंटरव्यू क्रैक करे या कुछ भी करे, सो डेफिनेटली लेट अस नो। अगर हमारे कोई भी ऐसे पॉइंट्स आप लोग के काम आए, we'll be glad to hear this from you people. Okay. Okay, thank you so much, ma'am, and thank you so much, sir, for your valuable knowledge and your valuable time. Now, I would like to invite HOD sir for the vote of thanks. थैंक यू बेटा। सबसे पहले तो समर्थ आप वीडियो ऑन करें, और अर्जिता आप भी सामने आए प्लीज। समर्थ एंड वीडियो अर्जिता। सर मैंने वीडियो तो ऑन करी है, लेकिन मेरा शायद वेबकैम खराब है। ओके अर्जिता आपका बेटा। तो अलाउ कर दें प्लीज, आई थिंक अलाउ नहीं हो रहा हमको। ओके ठीक है बेटा, आप उसके लिए समर्थ और अर्जिता, सबसे पहले तो आप दोनों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई कि आपने इतने मतलब प्लान्ड वे में, प्रिसाइज वे में और यूनिक वे में इस सेशन को जो है
और इसको जो है सेशन को कंडक्ट कराया और सक्सेसफुली जो है बच्चों के साथ क्वेरी रखा। साथ साथ एज ए सीनियर होने के साथ साथ आप बच्चों को बीच में मेंटरिंग भी की और अगर उनके साथ से कुछ ऐसी भी चीज़ थी तो उसको जस्टिफाई किया। तो इसके लिए और इतनी प्लानिंग तो मैं सोचा भी नहीं था कि आप लोग इतना मतलब मैनेज वे में और एक प्लान वे में डिस्कशन बच्चों के साथ करेंगे। तो इसके लिए दोनों लोगों को बहुत बहुत बधाई और बहुत थैंक यू सो बहुत मच सर। शुभकामनाएं। और समर्थ, मैं तो चाहता था कि आप फुटबॉल में करियर बनाए हैं और नेशनल और उसके आगे तक जाएं। और मैं आपको इसलिए बोलता था कि रोनाल्डो और पेले और इस तरह की चीजें, बट टाइम की वजह से नहीं रहा। बट आप अपना करियर उधर भी देखेंगे बिकॉज आपकी आज भी हमारे लिए आप स्टेट के ही प्लेयर मैं मान के चलता हूँ कि आज नहीं तो कल आप स्टेट लेवल का आप गेम देखने को मिलेगा जो है। ठीक है थैंक यू सो समर्थ। मच सर। और ये भी हमको जान करके खुशी है कि आप बीबीडी में आते हैं। और मैं अंकित से कहूंगा कि कभी कभी कोचिंग आपका दे दिया करें बच्चों के साथ बुला करके जब तक आप लखनऊ में हैं, तो अच्छा रहेगा। बाकी ओवरऑल जो भी आपका सजेशन था बच्चों के लिए, थ्रू आउट मैं देख रहा था कि बच्चे कंटिन्यूअस जो है आपके साथ इंगेज थे, आपके साथ भी, इवन देन अर्जिता के साथ भी। और मोस्ट ऑफ द केस में हम देखें कि जब हमारे वेबिनार्स होते हैं तो बच्चे जो है इन होते हैं, आउट होते हैं, या फ्रीक्वेंटली इन आउट होते हैं या फिर लीव आउट कर जाते हैं। बट यहाँ पे थ्रू आउट आपने उस चीज़ को मेंटेन कर के रखा और बच्चे सुनते रहे, ये बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए। यही आज का जो सिम्टम था, हम लोग चाहते थे कि बच्चे डाइवर्ट हो, तो बच्चे डाइवर्ट हुए और आपकी बात को सुने। और हम चाहते हैं कि बच्चे उसको फॉलो करें और बेसिकली हम कोर की तरफ भी ना जाए, हम सॉफ्टवेयर बेस भी जॉब के लिए फोकस करें, इंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी फोकस करें। जैसा कि आप जानते हैं गवर्नमेंट की भी पॉलिसी है। अभी 2 बच्चे हमारे यहाँ से सॉफ्टवेयर कंपनी में भी, सदन कमल और उज्जवल हुए हैं, वो भी सॉफ्टवेयर बेस्ड की कंपनी में ही गए हैं। बिकॉज आपकी अब हार्डवेयर में अभी दिक्कत हो गई है, मैकेनिकल की कोर कंपनियों में प्लेसमेंट थोड़ा सा कम हो गया है, बहुत सी कंपनियां बंद हो गई या शट डाउन में चली गई या उनके प्रोडक्शन की प्रॉब्लम हो गई, मैन पावर की छटनी हो गई। तो आप दोनों को मिक्स मोड में चलें और एक जॉब आपके पास जब होता है ना तो दूसरी अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी से होती है, आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जिस तरह से आप लोगों ने इंटरव्यू के लिए खास करके अर्जिता ने भी बताया कि इंटरव्यू में आप इस तरह से करें, ज्यादा स्माइल न करें, ज्यादा मतलब उसको क्वेश्चन को अवॉइड न करें या फ्रिक्वेंटली आस्क न करें कि अच्छा रिपीट करें क्वेश्चन, हमने अच्छे से समझ नहीं पाया। तो इन सब चीज़ों पे अगर फोकस करते हैं तो आगे के करियर में बहुत अच्छा ही हम लोग आप लोग करेंगे। और मुझे उम्मीद है जिस तरह से अर्जिता और समर्थ ने इस सेशन को बहुत अच्छे वे में जो है ऑर्गेनाइज वे में प्रेजेंट किया है, आपके साथ अपने नॉलेज को शेयर किया है। आगे भी हम ऑफलाइन मोड में रखेंगे और ये सेशन भी ऑफलाइन मोड में ही मैं रखने के लिए सोच रहा था, बट जो बच्चों का इंटेंशन था कॉलेज के प्रति वो बहुत निगेटिव वे में है। तो थोड़ा सा आप लोग इसको पॉजिटिव वे में लें और अच्छे से काम करें। हम लोग एनबीए के लिए भी जा रहे हैं और इस बार एनबीए के ही हिसाब से हम लोग की मार्किंग भी होगी, तो हम नहीं चाहते हैं कि बच्चों का उसमें नुकसान हो। हालांकि समर्थ और अर्जिता चूंकि हमारे अच्छे बच्चे रहे हैं और इनको पता है कि जो बच्चे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करते हैं उनको 2-4 मार्क्स बढ़ ही जाते हैं। और अगर एक सब्जेक्ट में 2 मार्क्स भी बढ़े तो आपके पास 5 सब्जेक्ट है, 2-3 लैब्स होती हैं, तो 2-3% मार्क्स तो ऐसे बढ़ जाते हैं। तो इस पे भी इंटरनल के लिए भी फोकस करें और अच्छा ही रहेगा। बाकी ओवरऑल हम आप सबको धन्यवाद करेंगे, पूरे स्टूडेंट के लिए धन्यवाद कि वो थ्रू आउट जो है प्रेजेंटेशन प्रेजेंट रहे। अर्जिता भटनागर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद कि आगे और भी अपने को इम्प्लीमेंट करें और अपने को प्रेजेंट करें। ऑर्गेनाइजिंग टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बच्चों के साथ ही बच्चों का शेयरिंग कराई। तो थैंक यू प्रोफेसर नेहा, प्रोफेसर स्वाति for organizing this such type of beautiful event. And finally, a lot of thanks from my side for all the students and our alumni, and also thankful for the organizing team. Thank you. Thanks to all. Thank you so much, sir. Thank you, sir. We are grateful too. Thank you, beta. Thank you so much, sir. Thank you so much, alumni. The feedback form is in the chat box. Please fill everyone. Thank you. Thank you, ma'am.